नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। बच्चों, हमने इस चैनल की शुरुआत इतिहास विषय से करी है और क्लास 11th की हिस्ट्री को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चैप्टर 2 लेखन कला वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। क्वेश्चन नंबर वन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? शहरी और नगरीय सभ्यता, लेखन कला का विकास, सुदूर देशों से व्यापार, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, मेसोपोटामिया के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने उसके विभिन्न शहरों के बारे में पढ़ा, उसके नगरीय जो विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा, लेखन कला के विकास के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कच्ची मिट्टी पर या गीली मिट्टी पर सरकंडे की सहायता से लिखकर उसको सुखाकर किस तरीके से लेखन कला का विकास किया गया था और कैसे धातुओं का व्यापार किया जाता था, अनाज का व्यापार किया जाता था जल परिवहन के माध्यम से। तो ये सभी विशेषताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिली हैं। तो हमारा जो आंसर करेक्ट हुआ वो हुआ आंसर नंबर घ। आंसर नंबर घ हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वारका शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक पत्थर की बहुत ही सुंदर स्त्री का सिर मिला है और उसकी जो आंखें हैं, भौवें हैं, वो लाजवर्द से जड़ी हुई हैं और उसका जो माथा है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो कुछ और आभूषण पहनती थी। तो इसका मतलब वो मेसोपोटामिया की कला के बारे में बता रहा है। तो वो जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है। उर से, उरुक से, मारी से और बेबीलोन से। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ख, उरुक। क्वेश्चन नंबर 3, एनमरकर किस शहर का शासक था? तो आपको याद होगा एनमरकर बहुत ही शक्तिशाली शासक था। कहाँ का? उरुक का, उर का, सुमेर का, मारी का। तो ये शासक था उरुक का। आंसर नंबर ग। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला था? मारी, उर, उरुक और बेबीलोन। तो मैंने आपको बताया था कि जो शाही राजधानी थी वो कौन सी थी? मारी थी, जो फरात नदी के ऊर्ध्वाधर में यानी दक्षिणी हिस्से में जब आप आएंगे तो वहां पर एक मारी शहर था, वो स्थित था और ये राजधानी के रूप में काफी विकसित हो चुका था व्यापार के लिए, क्योंकि फरात नदी के माध्यम से यहाँ पर व्यापार की क्रिया बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी। तो आंसर नंबर क हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती है? तो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में बच्चों तांबा और रांगा से मिलाकर कांसे के निर्माण के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से कांसे का प्रयोग बड़े पैमाने पर धातु के औजार के रूप में किया जाता था या फिर औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो हमारा आंसर नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? यानी मेसोपोटामिया ने इस पूरे विश्व को क्या दिया है? तो हमने काल गणना के बारे में पढ़ा था कि समय को किस तरीके से डिवाइड करा था यहाँ के विद्वानों ने, पुरातत्वविदों को जो साक्ष्य मिला है। गणित के कुछ थ्योरम यहाँ से मिले हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को गणित विषय के बारे में जानकारी थी। क और ख दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर नंबर ग सही होगा। क और ख दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? हम मेसोपोटामिया की जब सभ्यता
पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सुमेर के बारे में। यानी सुमेर एक ऐसा शहर था जो मेसोपोटामिया का बहुत ही प्रसिद्ध शहर था और जो वहाँ के शहरी जीवन को बता रहा था। और वहाँ से पुरातत्वविदों को जो सबसे पहले ज्ञात भाषा के रूप में जो सामने आई वो थी सुमेरी। तो हमारा आंसर नंबर क क्या होगा? सही आंसर होगा। मेसोपोटामिया में बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी थी? देखो, मेसोपोटामिया में जैसे जैसे जिन शहरों का विकास होता चला गया या जो शहर इंपॉर्टेंट होते गए, वहां की लैंग्वेज भी अपने आप इंपॉर्टेंट होती गई, है ना? तो धीरे धीरे पुरानी लैंग्वेज को छोड़कर धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेज आती गई। तो सबसे पुरानी लैंग्वेज हमने पढ़ लिया कि सुमेरी थी। फिर अक्कदी भी वहां बोली जाती थी क्योंकि सुमेरी के जस्ट बाद अक्कद आए थे, तो अक्कदी लैंग्वेज बोली जाने लगी थी। फिर अरामाइक भी लैंग्वेज थी जो वहां बोली जाती थी, और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा घ, यानी उपरोक्त सभी। गिलगेमिश कहाँ का शासक था? उर का था, उरुक का था, मारी का था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, जो गिलगेमिश के बारे में हमने पढ़ा था उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी गई है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अपने चर्चा करा था कि वो किस तरीके से उसका उसका जो मित्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसका मन शांत नहीं रहता, तो वो विश्व भ्रमण पे निकल जाता है। और विश्व भ्रमण पे चारों तरफ निकल के जब वो वापस आता है, फिर से अपने राजमहल वापस आता है, और जब राजमहल में वो चहलकदमी कर रहा होता है तो अपने राजमहल की ईंटें देखकर, उसकी जो दीवारें देखकर वो खुश होता है और गर्वान्वित महसूस करता है अपने आप को। तो ये कहाँ की घटना है बच्चों? ये है उरुक की घटना। तो गिलगेमिश कहाँ का शासक था? ये उरुक का शासक था। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? मध्य पर्वत, मध्य भूमि, मध्य पठार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया आपको पता ही है कि दजला और फरात नदी के बीच की जो उपजाऊ भूमि थी उसको बोला जाता था मेसोपोटामिया। तो यानी क्या हुई? ये मध्य भूमि हुई इसका। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हुआ? आंसर नंबर ख, मध्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई थी? तो हमने पढ़ा ही है, दजला और फरात नदी, यानी आंसर नंबर ग हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, मेसोपोटामिया में पशुपालन के लिए प्रसिद्ध कौन से घास के मैदान थे? स्तूपी, स्टेपी, रैनी, और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में जो घास का मैदान था, जो सबसे बड़ा घास का मैदान था, उसका नाम क्या था? स्टेपी, यानी उत्तर नंबर ख हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, शहरीकरण की विशेषता क्या थी? श्रम विभाजन, श्रम एकीकरण, उन्नतीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, शहरीकरण, किसी भी जगह को हम शहर तब कहेंगे जब वहां पर व्यापार प्रारंभ हो जाए और जब वहां पर कामों का बंटवारा यानी श्रम का विभाजन हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? कि वो शहर बन रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर क, श्रम विभाजन। क्वेश्चन संख्या या प्रश्न संख्या 14, मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही का अच्छा प्रबंध किस प्रकार था? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि दजला और फरात नदी थी, और बाढ़ आने के बाद इनकी कई सारी धाराएं निकल निकल कर शहर के अंदर भी चली जाती थी। तो इससे नगर के अंदर बहुत अच्छे से क्या हो जाता था? बहुत अच्छे से सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी, पानी की उपलब्धता हो जाती थी, साथ में ही ये धाराएं भी परिवहन का काम करती थी, और जो दजला फरात नदी है वो भी अ, जो है एक परिवहन के रूप में, एक जलमार्ग के रूप में काम करती थी, और फरात नदी विश्व प्रसिद्ध जलमार्ग था। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर नंबर क हमारा सही आंसर होगा। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? पट्टिका मतलब मिट्टी की पट्टिका, जो गीली मिट्टी की थापी देकर
एक आकार प्रदान करना, फिर उस पर सरकंडे की नोक से लिखा जाता था, फिर उसको धूप पे सुखाकर जब वो सूख जाती थी, मजबूत हो जाती थी, तब उसको संभाल कर रख लिया जाता था। तो वो जो टाइम पीरियड है वो कब का है? तो पहली जो पट्टिका पुरातत्वविदों को हमारे मिली है वो टाइम पीरियड था 3200 ईस्वी पूर्व, यानी उत्तर नंबर ख हमारा सही उत्तर है। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो हमने पढ़ा था कि लेखन कला का जब विकास हो रहा था तो कीलाकार लिपि का प्रयोग किया जा रहा था, यानी उस समय स्वर और व्यंजन नहीं थे। जो उनकी ध्वनियां थी वो उनको किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे थे, है ना? तो वो क्या थी हम बच्चों? कीलाकार लिपि थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? क। मेसोपोटामियाई लोग विभिन्न प्रकार की धातुएं एवं पत्थर कहाँ से आयात करते थे? आयात का मतलब होता है कि वो कहाँ से लेकर आते थे, है ना? धातुएं और पत्थर वहां पर नहीं था मेसोपोटामिया में। वहां पर क्या था? खाद्य की प्रचुरता थी, खाद्यान्न की प्रचुरता थी वहां पर, लेकिन खनिज के मामले में वो पीछे था। वहां पे धातु और पत्थरों का अभाव था, लेकिन वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, औजारों को बनाने के लिए, साथ में नावों को बनाने के लिए वो क्या करते थे? धातुएं और पत्थर लेकर आते थे। कहाँ से? बाहर से। तो वो कहाँ से लेकर आते थे? सीरिया और यूरोपीय देश, अरब और खाड़ी देश, तुर्की और ईरान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ग, तुर्की और ईरान। मेसोपोटामियाई लोग किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? यानी वो कौन सी वस्तुएं थी जो वो बाहर बाहर के देशों में बेचते थे? निर्यात करने का मतलब होता है बेचना, है ना? व्यापार करना, बेचना। तो देखो, कांसे के औजार नहीं, क्योंकि धातु यहाँ पर नहीं होता था। धातु के बर्तन और गहने नहीं, क्योंकि धातु यहाँ पर नहीं होता था। तो किस चीज का निर्यात करेंगे? जो चीज ज्यादा होगी उनके पास। तो उनके पास क्या चीज ज्यादा थी? कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद उनके पास ज्यादा था। तो उत्तर नंबर ख हमारा सही आंसर है। मारी शहर की विशेषता बताइए। यानी मारी शहर की क्या विशेषता थी? तो देखो, जब हम मारी शहर के बारे में पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि मारी शहर फरात नदी के बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित थी। वहां पर कृषि कार्य अच्छे से हो रहा था और पशुपालन भी वहां पर होता था। तो सबसे मेन जो वहां का काम था, जो वहां की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है थी बच्चों? वो था कृषि और पशुपालन। तो हमारा उत्तर नंबर का सही उत्तर हुआ। मेसोपोटामिया के लोग काल गणना किस प्रकार करते थे? काल गणना का मतलब क्या होता है? समय की गणना, यानी वो समय को कैसे बताते थे? शहर में बनाई गई एक मशीन के द्वारा, समय के उपयुक्त विभाजन द्वारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुमान के अनुसार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि समय के उपयुक्त विभाजन के द्वारा। क्यों? मैंने बताया था कि किस तरीके से साल को महीने में, फिर महीने को उन्होंने हफ्तों में, फिर हफ्तों को जो है एक दिन को किस तरीके से घंटे में, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करा था, विभाजित करा था। तो हमारा उत्तर नंबर ख सही आंसर होगा। गिलगेमिश कौन था? उरूप नगर का शासक था, बेबीलोनिया का शासक था, असीरिया का शासक था, या उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो गिलगेमिश कौन था? गिलगेमिश उरूप नगर का शासक था और इसने एक महाकाव्य की भी रचना करी थी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिरमेलियम का राजमहल कहाँ स्थित था? आपके एनसीईआरटी की बुक में जिरमेलियम के राजमहल का बहुत ही सुंदर वर्णन लिखा गया है कि उसकी दीवारें कैसी थी, वो उसकी जो बनावट थी वो कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसा था, राजा कहाँ रहता था, राजा किस कमरे में, किस नंबर के कमरे में लोगों से मिलता था, ये सारी बातें लिखी हैं। ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? मारी का है, उरुक का राजमहल है, या बेबीलोनिया का राजमहल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा मारी, क्योंकि मारी शाही राजधानी के रूप में काफी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 23,
बेबीलोनिया की राजधानी नीनवे में पूराकालीन पुस्तकालय किसने बनाया था? अशुरबनीपाल ने, गिलगेमिश ने, नेबोपोलाससर ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि जो पुस्तकालय है वो अशुरबनीपाल ने बनाया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि अशुरबनीपाल बेबीलोनिया से अपने लोगों को भेजा उसने बेबीलोनिया में, और वहां से रिलेटेड जो इतिहास था या किसी भी विषय से संबंधित कुछ भी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां थी कि उसने भेजा अपने लोगों को कि लेकर आओ और इस पुस्तकालय में रखो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों? अशुरबनीपाल उत्तर नंबर का हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो देखो बच्चों, मेसोपोटामिया के समकालीन यानी उसका जो टाइम पीरियड था, मेसोपोटामिया का कांस्य युगीन जो टाइम पीरियड था, वो किस और दूसरी कौन सी मानवीय सभ्यता से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ख, हड़प्पा नहीं है। आंसर ख सही आंसर है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। प्रश्न संख्या 25, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस, गिलगेमिश, अशुरबनीपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर नंबर है, उत्तर नंबर है नेबोनिडस, यानी उत्तर नंबर का हमारा सही उत्तर है। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है, और ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर, कंटेंट और साथ में एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही तरक्की करते रहिए। नए वर्ष की फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि आप तरक्की पाएं, आप स्वस्थ रहें, आपको सफलता मिले, और जो भी आपकी जीवन में खुशियां आनी हो वो जल्दी से आ जाएं। इसी के साथ में बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में ही मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू।